नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक गण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने मेडिवल इंडिया की हमने क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था कि भारत पर जो तुर्कों के आक्रमण हुए थे उनके संदर्भ में, यानी टर्क इन्वेजन ऑफ इंडिया या भारत पर तुर्कों का आक्रमण। और वो आक्रमण, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कि 2 चरणों में हुए थे, जिसमें पहले चरण का नेता महमूद गजनवी था और दूसरे चरण का नेता मोहम्मद गोरी था। महमूद गजनवी को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हमको मोहम्मद गोरी को कवर करना है। और आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, उसके कल्चरल अचीवमेंट्स क्या रहे या सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रहीं, उसको भी विस्तार से देखेंगे। तो फिर एक बार थोड़ा सा बेसिक पर नज़र डाल रहा हूँ कि भारत में हर्ष की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि जो राजनीतिक टूटने फूटने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। सभी छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे और सभी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दूसरे से टकराने लगे। इसी संदर्भ में कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर 3 शक्तियों के बीच एक संघर्ष होता है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शामिल होते हैं। और इन तीनों शक्तियों का जो संघर्ष होता है उसका परिणाम ये होता है कि भारत में कोई भी एक मजबूत शक्ति नहीं बचती है, जिससे जो विदेशी होते हैं वो भारत की ओर आकर्षित होते हैं भारत पर हमला करने के लिए, क्योंकि भारत को स्वर्ण की चिड़िया भी बोलते थे। उन विदेशियों को ये पता था कि भारत में बहुत ज़्यादा धन संपदा है। उन्हें ये इस बात की भी जानकारी थी कि भारत की धन संपदा भारत के मंदिरों में संचित है। इसलिए आप देखेंगे कि जब ये हमले होंगे तो इनके केंद्र में मंदिर होंगे। तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने इस बात को देखा भी था कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहाँ लूटपाट की थी, हिंदुओं का कत्ल किया था। तो इन्हें ये पता था कि भारत में जो मंदिर हैं वो संपत्ति का केंद्र होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें मोहम्मद गोरी पढ़ना है और इसे मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। पहले हम देखेंगे मोहम्मद गोरी कौन था, दूसरा हम देखेंगे कि उसके भारत पर आक्रमणों का कारण क्या था, तीसरा हम देखेंगे कि उसके भारत पर जो कैंपेन थे वो कौन कौन से थे, उसके बाद हम देखेंगे उसकी मृत्यु कैसे हुई, फिर हम देखेंगे उसके कल्चरल अचीवमेंट्स या सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, और अंत में हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो तुर्क हमले हुए हैं 2 चरणों में, जिसमें प्रथम चरण का नेता महमूद गजनवी था और दूसरे चरण का नेता मोहम्मद गोरी था, उन दोनों के में अंतर क्या है या उन दोनों के आक्रमणों के परिणाम में अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, हम जानेंगे कि आखिर ये शिहाबुद्दीन, मोइजुद्दीन, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन साम, ये कौन था। तो अगर हम सबसे पहले देखने का प्रयास करें, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में बेसिक नॉलेज लेना शुरू करें, तो जो ये गोर प्रदेश था या गोर रीजन था, ये अफ़गानिस्तान में था। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर गोर बना हुआ है। अफ़गानिस्तान में गोर की पहाड़ियाँ होती थी और उन्हीं पहाड़ियों में ये गोर प्रदेश था। तो ये याद रखिएगा मोटा मोटी कि जो गोर प्रदेश था ये अफ़गानिस्तान में था। और अगर इस गोर प्रदेश की हम बात करें तो ये गोर प्रदेश किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, एक तो अच्छे घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था और दूसरा ये क्यों प्रसिद्ध था, दूसरा लोहे और इस्पात के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के जो लोग होते थे वो महमूद गजनवी से पहले क्या थे, महायान जो बौद्ध धर्म था उसको मानने वाले थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। लेकिन जब महमूद गजनवी गजनी का साम्राज्य उसने लिया और गजनी में क्या हुआ, गजनी के साम्राज्य का विस्तार किया, उसका सशक्तिकरण किया, इसी क्रम में उसने ये जो गोर के लोग थे इनको इस्लाम में स्थानांतरित करने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की, कुछ अध्यापकों की नियुक्ति की। वो अध्यापक क्या करते थे, ये जो गोर प्रदेश के महायान बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते थे इनको जाकर इस्लाम में शिक्षित करते थे ताकि वो भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें। और इसी क्रम में गोर प्रदेश के लोगों ने भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। महमूद गजनवी के साम्राज्य में, गजनी साम्राज्य में, ये जो गोर प्रदेश था, ये गजनी साम्राज्य, ये जो गजनी आपको दिख रहा है इसका केंद्र था, इसके अंतर्गत आता था। लेकिन महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे ये जो गोर प्रदेश था, ये जो महमूद गजनवी के साम्राज्य के अंतर्गत आता था, धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ने लगी और गजनी और गोर प्रदेश की टकराहट शुरू हो गई। अब ये टकराहट क्यों हुई, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर एक साम्राज्य का निर्माण हुआ था, ठीक है, जो हमने पिछले पढ़ा था। सबसे पहले अलतगीन, फिर सुबुक्त, फिर गुलाम पिरई, फिर सुबुक्तगीन, फिर इस्माइल, फिर महमूद गजनवी।
उस साम्राज्य के अंतर्गत ही कोई स्टेट अगर मजबूत होगा तो इसे समस्याएं होंगी, तो टकराहट बढ़ेगी, ठीक है ना। और इसी टकराहट की हम बात करें तो हम देखेंगे कि इसी गजनी वंश का एक शासक होता है बहराम शाह, और बहराम शाह गौर प्रदेश के 7 भाई होते हैं, उनमें से 6 भाइयों का कत्ल कर देता है और एक भाई बचता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन क्या करेगा, अलाउद्दीन अपनी शक्ति बढ़ाएगा। इस ये जो गौर प्रदेश का शासक था अलाउद्दीन, क्या नाम था इसका, इसका नाम था अलाउद्दीन। तो ये 7 भाई होते थे, इनके 6 भाइयों को गजनी वंश का एक शासक था जिसका नाम था बहराम शाह, बहराम शाह। तो गजनी वंश के इस शासक ने गौर प्रदेश के जो 7 भाई, जिन्हें 7 स्टार्स भी बोलते हैं, 7 सितारे भी बोलते हैं, उसमें से 6 को मारवा दिया था और एक बचा था जिसका नाम था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने गौर प्रदेश में अपनी शक्ति को संगठित किया और उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी क्रम में उसने क्या किया, जब वो शक्तिशाली हो गया तो उसने गजनी पर नियंत्रण स्थापित किया और क्या किया, गजनी में जितने भी इस वंश के या यामिनी वंश के या गजनवी वंश के शासक थे, उन सब की कब्रों को खुदवा डाला और उनकी हड्डियों को या उनके जो भी अवशेष बचे थे उनको हवा में उड़वा दिया। किसने, अलाउद्दीन, जो एक शासक था गौर प्रदेश का। साथ ही साथ बोला जाता है कि अलाउद्दीन ने गजनी में आग लगवा दी, पूरे गजनी में। क्यों, क्योंकि उसके 6 भाइयों की हत्या का वो बदला ले रहा था, इसलिए उसने गजनी में आग लगवा दी और पूरा गजनी 7 दिनों तक जलता रहा। इसीलिए इसी अलाउद्दीन को कहते हैं जहां सोज। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं जहां सोज, इंग्लिश में द वर्ड बर्नर, द वर्ड बर्नर बोलते हैं, क्योंकि इसने गजनी को 7 दिनों तक लगातार जलाया था। अब अलाउद्दीन के बाद इसका चचेरा भाई गद्दी पर बैठता है जिसका नाम होता है गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, GAYA भी कर सकते हैं और GIYA भी कर सकते हैं, गयासुद्दीन या गयासुद्दीन कुछ भी लिख सकते हैं। तो अलाउद्दीन के बाद उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन शासक बनता है, और जब वो गौर प्रदेश का शासक बनेगा उसके पश्चात वो क्या करेगा कि गौर प्रदेश का शासक बनेगा और गौर प्रदेश में अपनी शक्तियों को संगठित करने का प्रयास करेगा। इसी जो गयासुद्दीन होता है अलाउद्दीन का भाई, इसी का एक सगा भाई होता है जिसका नाम होता है शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन। और यही शिहाबुद्दीन एक तो गयासुद्दीन का भाई होता है और ये 1173 ईस्वी में गजनी पर अटैक करता है और गजनी पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। कौन, ये शिहाबुद्दीन, जो कि शासक गयासुद्दीन का भाई था और गजनी पर से शासन करना शुरू कर देता है। अब जो इनकी माता थी, मिन्हाज बताता है कि इनकी जो माता जी थी गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन की, वो बड़े भाई को बोलती थी हब्सी और छोटे भाई को बोलती थी जंगी, यानी जंग लड़ने वाला, और हब्सी मतलब जो बहुत खाता हो। तो बड़े भाई को बोलती थी हब्सी और छोटे भाई को बोलती थी जंगी। इसीलिए शिहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की एक उपाधि जंगी भी है। तो ये हमने बेसिक समझ लिया। 1173 ईस्वी में क्या करेगा, वो गजनी को जीत लेगा। 1173 ईस्वी में वो गजनी से शासन करेगा। लेकिन ये जो मोहम्मद गोरी नामक व्यक्ति था, ये अपने बड़े भाई का सम्मान करता था। इसने कभी भी, स्वतंत्र तो था लेकिन इसने कभी भी अपने बड़े भाई की अवज्ञा का पालन नहीं किया। जब भी ये कहीं पर हमला करता था तो अपने बड़े भाई की इजाज़त से करता था। लेकिन जब 1203 ईस्वी में, और साथ ही साथ ये अपने बड़े भाई का नाम सिक्कों पर भी लिखवाता था, साथ ही साथ खुतबा भी उसके नाम का पढ़वाता था। लेकिन 1203 ईस्वी में आप आगे देखेंगे कि इसके बड़े भाई या गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाएगी। उसके पश्चात शिहाबुद्दीन मोइजुद्दीन की उपाधि धारण करेगा, मोइजुद्दीन की उपाधि धारण करेगा और अपनी राजधानी किसको बनाएगा, अपनी कैपिटल बना लेगा, किसको, गजनी को। किसको बना लेगा, गजनी को। कब, 1203 में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इस पूरे वंश का। अब चलिए आगे आते हैं और अब हम मेन बात फोकस किस पे करेंगे, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की। थोड़ी सी और बात कर ले अगर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की, तो हम अगर इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, एक मिनट।
तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के अगर हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि इसके टाइटल्स क्या थे या उपाधियाँ क्यों थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में टाइटल पूछ लेते हैं। तो इसके अगर हम टाइटल्स की बात करें या उपाधियों की बात करें, या अगर हम सबसे पहले टाइटल्स की बात कर लें या इसी को हिंदी में उपाधियाँ बोलेंगे, तो इसे क्या क्या बोला जाता था ये समझ लीजिए। सबसे पहले इसे क्या बोलेंगे, इसे जंगी बोलते थे, ठीक है। इसी के साथ इसको क्या बोलते थे, मोइजुद्दीन की इसने उपाधि धारण की थी। और मोइजुद्दीन की उपाधि इसने क्यों का धारण की थी, क्योंकि इसने खुरासान विजय की थी। खुरासान विजय मतलब वर्तमान का ईरान। तो खुरासान विजय के कारण इसे क्या बोला जाता है, इसे मोइजुद्दीन भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसकी एक उपाधि थी मोहम्मद बिन शाम की, यानी इसने एक उपाधि धारण की थी मोहम्मद बिन शाम की। और जो भारत में इसके द्वारा चलाए गए सिक्के थे उसमें मोहम्मद बिन शाम लिखा भी होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी डायनेस्टी या वंश कौन सा था। डायनेस्टी की बात कर दें तो इसका जो वंश था वो था शंसबनी वंश। तुर्कों की बहुत सारी नस्लें थी, उसमें से एक शंसबनी भी थी। और इसका वंश कौन था, शंसबनी वंश, या कहीं कहीं पर आपको गौर वंश भी मिल जाएगा। चूंकि ये गौर प्रदेश से संबंधित थे इसलिए कहीं कहीं पर आपको गौर वंश भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम कुछ देखना चाहें तो हम देखेंगे कि आखिर ये जो मोहम्मद गोरी के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है इसका सोर्स क्या है। तो अगर हम देखें कि मोहम्मद गोरी के संदर्भ में जो जानकारी हमें मिलती है, मिन्हाज नामक एक इतिहासकार थे, मिन्हाज, और इनका एक ग्रंथ है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी से हमें मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी मिलती है, उसके भारत अभियानों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये हमने बेसिक समझ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसके मुख्य कारण क्या थे। तो सबसे पहले अगर कारण की हम बात करें पॉलिटिकल कॉज की, तो पॉलिटिकल कॉज ये था कि महमूद गजनवी हिंद की दौलत को लूटना चाहता था, लेकिन इसके विपरीत ये जो मोहम्मद गोरी नामक शासक था ये भारत में एक तुर्क साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो इसका जो राजनीतिक उद्देश्य था वो व्यापक था। वहीं पर अगर हम गजनवी का उद्देश्य देखें तो राजनीतिक उद्देश्य इतना व्यापक हमें नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम पॉलिटिकल की और बात करें तो इस समय जो पंजाब क्षेत्र है जिस समय की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर गजनी वंश का एक शासक था जिसका नाम था खुसरो शाह। तो गोरी ये समझता था कि क्योंकि उसके पूर्वजों का वध किया जा चुका था गजनी वंश के शासकों के द्वारा, तो वो सोचता था कि पंजाब से भी खुसरो शाह को हटाया जाए। तो राजनीतिक कारण मुख्यतः दो थे, एक तो पंजाब से खुसरो शाह को हटाना, दूसरा भारत में एक तुर्क साम्राज्य की स्थापना करना था। इसके बाद अगर हम सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक कारण मुख्यतः ये था कि मैंने बताया कि मोहम्मद गोरी दो भाई थे, बड़े भाई का नाम गयासुद्दीन, छोटे भाई का नाम सिहाबुद्दीन गोरी था। दोनों भाई में समझौता हुआ था कि गयासुद्दीन ने कहा था कि मैं पश्चिम की तरफ विस्तार करूंगा यानी खुरासान या ईरान वाले क्षेत्र में, और मोहम्मद गोरी पूर्व की तरफ विस्तार करेगा यानी भारत की तरफ। तो एक समझौता भी था। उसके अलावा अगर हम आर्थिक की बात करें तो बहुत आसान है, भारत की दौलत को लूटना ही इनके आक्रमणों का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था। साथ ही साथ अगर इस्लामिक अटैक है तो इसका मतलब ये है कि धार्मिक कारण जरूर उसमें निहित रहे होंगे। भारत में इस्लाम का प्रसार करना, काफिरों की संख्या में कमी करना भी इस आक्रमण का या इसके आक्रमणों का एक प्रमुख उद्देश्य रहा था। अब अगर हम आगे बढ़ने का फिर प्रयास करें थोड़ा सा, अब हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने जो भारत में आक्रमण किए या अभियान किए तो वो कौन से अभियान थे या कैसे अभियान थे। तो अगर हम सबसे पहले अभियान की बात करें तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर सबसे पहला अभियान 1175 में मुल्तान पर किया था। और मुल्तान पर इस समय करमाथी शिया थे। अच्छा एक मिनट, इन अभियान के पहले एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद गोरी के समय उत्तर पश्चिम सीमा पर यानी नॉर्थ वेस्ट जो भी सीमांत प्रदेश था वहाँ पर 3 स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य थे या शासक थे, जिसमें लाहौर में गजनी वंश का ही खुसरो शाह था, सिंध में अगर हम बात करें तो सुमरा वंश का शासन था, और मुल्तान में करमाथी शियाओं का शासन था।
तो सबसे पहले जो मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है, अगर क्वेश्चन भी बन जाए कि मोहम्मद गोरी भारत पर सबसे पहला आक्रमण कहाँ पर करता है, तो मोहम्मद गोरी भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर करेगा। और इस समय मुल्तान में करमाथी शियाओं का शासक होता है और क्या होगा, वो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, किसकी, इसी गोरी की या मोहम्मद गोरी की। उसके पश्चात वो आगे बढ़ता है और चूँकि बचपन से उसने महमूद गजनवी की कहानी सुनी होती है और अफ़गानिस्तान में गजनी एक हीरो माना जाता था कि वो कैसे भारतीय मंदिरों पर लूटता था, काफिरों की हत्या करता था, काफिरों की बुत परस्ती को समाप्त करता था, उनके मंदिरों को तोड़ता था और उनके मंदिरों से धन लेकर आता था। तो बचपन से ही उसने महमूद गजनवी की कहानियाँ सुन रखी थी, इसलिए वो भी ये सोचता था कि अगर मैं भी भारत पर आक्रमण करूं, तो मंदिरों पर आक्रमण करूं, तो मुझे बड़ी संख्या में धन मिल सकता है। इसी क्रम में 1178 में वो गुजरात पर आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहता था। इस समय गुजरात में शासक होता है चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का। ये वही वंश है जिसका शासन तब भी था जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था या सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के टाइम यहाँ चालुक्य वंश का शासक था भीम फर्स्ट, लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 1178 में, तो वहाँ पर इस समय भी चालुक्य वंश का शासक भीम सेकंड या इसी को मूलराज सेकंड भी कहते हैं, या किसी किसी किताब में आपको मिलेगा कि भीम सेकंड और मूलराज सेकंड भाई भाई थे, या एक सेनापति था एक शासक था। जब ये आक्रमण करता है तो इस बार भीम सेकंड शक्तिशाली शासक रहता है और वो अपनी माता, जिनका नाम होता है विधवा माता नायिका देवी नाम होता है, उनके नेतृत्व में मोहम्मद गोरी को पराजित कर देगा। और मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय यहीं पर है। कौन सी पराजय होगी? कासहद के मैदान में मोहम्मद गोरी पराजित होगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय कौन सी है, तो अधिकांश लोग इसको तराइन का या फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, वो गलत है। मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय कौन सी है? गुजरात में किससे पराजित होता है? और ये गुजरात में आक्रमण करता है, पराजित होता है माउंट आबू के पास या राजस्थान वाले क्षेत्र के पास। ये भारत में इसकी पहले पराजय हो जाती है। इसके पश्चात ये आगे बढ़ने का प्रयास करता है और 1179 में ये पंजाब पर हमला करेगा। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में इस समय गजनी साम्राज्य या गजनी वंश के शासक खुसरो शाह का शासन होता है और पंजाब पर आक्रमण करके ये पेशावर को जीत लेता है। कौन? मोहम्मद गोरी। फिर मोहम्मद गोरी 1182 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करेगा और सिंध की राजधानी देवल पर आक्रमण करेगा और जो वहाँ के शासक होंगे वो क्या करेंगे? इसका नियंत्रण या इसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी 1185 में सियालकोट पर आक्रमण करेगा और सियालकोट को जीत लेगा। इसके पश्चात 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी फिर से पंजाब पर आक्रमण करेगा और इस बार पंजाब की राजधानी लाहौर को जीत लेगा। अब सबसे बड़ा जो आप देखते हैं भारत में जिसकी बात कम होती है, अधिकतर बात होती है बैटल ऑफ तराइन या तराइन के युद्धों की, लेकिन भारत में जो एक सबसे प्रमुख अभियान उसका था वो भटिंडा का अभियान था। भटिंडा का उसने अभियान किया था और तबर हिंद के किले को जीत लिया था। ये भटिंडा का अभियान 1188 में किया था और इसी अभियान में मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद का किला जीत लिया था। इस समय दिल्ली और अजमेर और हरियाणा वाले क्षेत्र में चौहान वंश का शासन था और चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान। तो वो इस भटिंडा वाले क्षेत्र को या पंजाब वाले रीजन को, जो पूरे पंजाब को तो नहीं कहेंगे लेकिन जिस पर ये तबर हिंद का किला या भटिंडा वाले रीजन को चौहान वंश का शासक, जिसे पृथ्वीराज थर्ड या राय पिथौरा भी कहते हैं, वो अपना अधिकार समझता था। लेकिन गोरी ने यहाँ पर अभियान किया और तबर हिंद का किला जीत लिया तो विवाद बढ़ गया। अब गोरी ने क्या किया? अपना एक दूत भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास बात करने के लिए, जिसका नाम था रुकनुद्दीन हमजा। रुकनुद्दीन हमजा पृथ्वीराज चौहान के पास समझौता वार्ता करने जाएगा, लेकिन वार्ता असफल हो जाएगी, तनाव अपने चरम पर पहुंचेगा और दोनों सेनाएं, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में आमने सामने आ जाएंगी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति उसका छोटा भाई गोविंद राय खांडे राव था और इस युद्ध में गोविंद राय खांडे राव मोहम्मद गोरी को भाले से घायल कर देता है और मोहम्मद गोरी को युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता है। एक खिलजी अधिकारी की मदद से मोहम्मद गोरी निकल जाएगा और
फिर अपना प्रतिशोध लेने के लिए वो 1192 में फिर वापस आएगा और 1192 में दोनों सेनाएं फिर से आमने सामने होंगी। और इस बार लेकिन परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। क्यों? क्योंकि गोरी जब वापस आया तो इस बार उसकी सेना में यल्दौज, आप देखोगे कुबाचा भी दिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिखेंगे। और अगर दूसरी साइड हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो जैसा कि पता भी चलता है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता वाले प्रकरण से भी गुजर रहे होते हैं। संयोगिता कौन होती? गेहड़वाल वंश होता है बनारस और कन्नौज वाले क्षेत्र में। वहाँ का शासक जयचंद था और जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का स्वयंवर चल रहा होता है। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता है। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करते थे, संयोगिता भी इनसे प्रेम करती थी। पृथ्वीराज चौहान जाएंगे जयचंद के राज्य में। अगर मैंने जयपाल बोला है तो गलत है, ये जयचंद होगा, ठीक है। जयपाल वो है हिंदू शाही डायनेस्टी या ब्राह्मण शाही डायनेस्टी वाला, जिस पर सुबुक्तगीन ने हमला किया था, उसके बाद महमूद गजनवी ने हमला किया था। खैर, 1192 के युद्ध के पहले संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाएंगे और विवाह कर लेंगे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उनका ध्यान संयोगिता में ज़्यादा हो गया और महमूद गजनवी ने भारत पर चढ़ाई कर दी और पूरी तैयारी के साथ की। और चौहानों की तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि शासक मौजूद नहीं था, शासक संयोगिता के साथ था, ये समस्याएं थी। तो ये भी एक पक्ष है इसका। खैर, हम उस ज़्यादा मुद्दे पर नहीं जाएंगे। तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी फिर आमने सामने आएंगे और इस बार क्या होगा? इस बार मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। हालांकि फरिश्ता ये बताता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3 लाख राजपूत और कुछ अफगान अश्वरोही थे और मोहम्मद गोरी की सेना में यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे योग्य सेनापति या उसके दास मौजूद थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होगा। पृथ्वीराज चौहान का भाई जो था गोविंद राय की हत्या कर दी जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध करते करते, और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। अब यहाँ से एक विवाद ये आता है कि पृथ्वीराज चौहान, हम अभी यहीं पर हैं, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संदर्भ में 3 अलग अलग विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा पृथ्वीराज रासो से मिलती है, जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा है। उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान लेके जाता है, गजनी लेके जाता है, और गजनी में पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण से, जो आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो शब्दवेदी बाण चला के गोरी को मार देते हैं और जब गोरी की मृत्यु हो जाएगी तो पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो ये इस कहानी को, ये जो चंद्रवरदाई वाली कहानी है, इसको ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं वो प्रूफ नहीं करते हैं, इसलिए इस पर इतना विश्वास नहीं किया जाता है। अगर हम दूसरी विचारधारा देखें तो मिन्हाज उस सिराज कहता है तबकात नासिरी में कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध भूमि में ही मार डाला गया था। एक तीसरी विचारधारा और आती है, वो है हसन निज़ामी। हसन निज़ामी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसीलिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा ठीक है आप शासन करो अजमेर से, और पृथ्वीराज चौहान अजमेर से शासन करने लगेगा। और इसका साक्ष्य हमें मिलता है, एक संस्कृत का ग्रंथ है किसल विद वंसा, फिर बोल रहा हूँ किसल विद वंसा नामक एक संस्कृत ग्रंथ से भी इस बात का साक्ष्य मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके अधीन शासन करने लगा था। इसी के साथ ही हमें कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ क्वाइन मिलते हैं, जिसमें क्या है, उन सिक्कों में क्या है कि उन सिक्कों में एक साइड तो पृथ्वीराज चौहान है और दूसरी साइड लिखा हुआ है श्री मोहम्मद शाम, और मोहम्मद शाम उपाधि किसकी थी? मोहम्मद गोरी की। तो ये भी माना जाता है कि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका साक्ष्य या इस हसन निज़ामी वाले कॉन्सेप्ट की पुष्टि होती है संस्कृत के ग्रंथ और दूसरा उसके सिक्कों से। उसके बाद बताया जाता है, हसन निज़ामी साहब कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आगे चलकर षड्यंत्र करता है और उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो भी रहा हो, हमारे सामने 3 विचारधाराएं हैं, हमें उन्हें जानना चाहिए। जब पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे दिया जाता है, उसके पश्चात मोहम्मद गोरी क्या करता है कि अजमेर का जो राज्य होता है या अजमेर का जो शासन होता है वो क्या करेगा, उसके पुत्र जिसका नाम होता है गोविंद राज उसको देगा। साथ ही साथ जो दिल्ली का साम्राज्य होता है या दिल्ली का राज्य होता है वो पृथ्वीराज चौहान के भाई जिनका नाम गोविंद राय होता है उनके बेटे को दे देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है, मोहम्मद गोरी ने आखिर पृथ्वीराज चौहान को
हराने के पश्चात ये क्यों किया? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोहम्मद गोरी पहली बात तो हिंदुओं की भावनाओं को संतुष्ट करना चाहता था, दूसरा ये भी चाहता था कि जब तक हिंदुओं की भावनाएं संतुष्ट हो रही हैं तब तक मुस्लिम साम्राज्य को संगठित करने का मौका मिल जाए। लेकिन आगे क्या होगा, ये सौंप के तो मोहम्मद गोरी सौंप देगा अजमेर का साम्राज्य गोविंदराज को, जो कि पृथ्वीराज चौहान का बेटा था उसको, और दिल्ली का साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान के भतीजे को, जो किसका पुत्र था, उसके भाई गोविंद राय का पुत्र था। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि मोहम्मद गोरी दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ में कुतुबुद्दीन ऐबक को रोक देता है और उसे एक सेना प्रदान करता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए रोका गया था ताकि वह हिंदू राजाओं के साथ संधि कर सके। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए भी रोका गया था कि अगर कोई विद्रोह हो भारत में तो वो उसका दमन कर सके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक रुकता है और मोहम्मद गोरी का ये उसकी पॉलिसी थी, ये बिल्कुल सक्सेस हो गई। कैसे, अभी समझते हैं। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ में रोक कर गया और अजमेर में विद्रोह हो गया। अजमेर में हरिराज नामक व्यक्ति था, उसने चौहानों की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया और पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज को गद्दी से हटा दिया और विद्रोह किया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सेना लेकर पहुंचेगा और इस विद्रोह का दमन कर देगा। और इस विद्रोह के दमन से क्या होगा कि विद्रोह का दमन कर देगा, और जैसे विद्रोह का दमन होगा तो जिस व्यक्ति ने षड्यंत्र किया था या विद्रोह किया था, षड्यंत्र नहीं कहना उचित है, विद्रोह कहना उचित है, जिसका नाम होता है हरिराज, वो आत्मदाह कर लेता है। और 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेता है, यानी डायरेक्ट कंट्रोल ले लेता है। कब? 1194 में। अब जब अजमेर पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो वो 2 स्थापत्य कलाओं का निर्माण कराएगा या 2 इमारतों का निर्माण कराएगा, जिसमें प्रथम इमारत दिल्ली में थी, जिसे हम कहते हैं 2 मस्जिदों का निर्माण हम बोल सकते हैं, जिसमें से प्रथम इमारत थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण जैन तीर्थ स्थलों और हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था। वहीं पर अगर हम दूसरी इमारत की एक बात करें जो उसने बनाया था, वो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा था। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? दरअसल चौहान वंश का एक शासक हुआ था बीसल देव, और बीसल देव ने वहाँ पर अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था, और इसी संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वाकर 1191 में मस्जिद का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। किसके द्वारा? 1196 में मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। इसी मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और जाननी है कि जो कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली वाली मस्जिद है, वो दिल्ली की प्रथम मस्जिद बोली जाती है जो इंडो और इस्लामिक जो वास्तुकलाएं हैं उनके संयोजन से बनी हो। ठीक है ना? तो अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मस्जिद है, सर्वप्रथम ऐसी कौन सी मस्जिद बनी जो इंडो इस्लामिक यानी भारत की जो वास्तुकला की विशेषताएं थी और जो अरब की वास्तुकला की विशेषताएं थी उनके संयोजन से एक मस्जिद बनी, और उसी को कहते हैं कुव्वत उल इस्लाम। तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी है? वो दिल्ली में थी, दिल्ली में प्रथम मस्जिद थी, उसे ही बोलते थे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। खैर, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम आएंगे 1194 में। 1194 में मोहम्मद गोरी फिर अभियान करेगा और गढ़वाल वंश के खिलाफ अभियान करेगा। और गढ़वाल वंश का शासन कहाँ पर था? बनारस और कन्नौज वाले क्षेत्रों में, और यहाँ का शासक था जयचंद। तो मोहम्मद गोरी जयचंद को पराजित करेगा, उसके पश्चात जयचंद की हत्या कर देगा और फिर क्या करेगा? अपने जो भी विजित क्षेत्र हैं वो अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर भारत से चला जाएगा। और जाते समय ऐबक से इन विजित क्षेत्रों को संगठित करने की कहता है कि आप इन विजित क्षेत्रों को संगठित करिए या इनका एकीकरण करिए, या बेहतर होगा अगर हम कहें कि इनका संगठन करिए, इनके लिए व्यवस्थाएं बनाइए, कहकर भारत से चला जाता है 1194 में। अब 1195 में आप देखोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कोइल या अलीगढ़ का अभियान करेगा और अलीगढ़ को जीत लेगा। उसके पश्चात 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक बयाना का अभियान करेगा, बयाना राजस्थान में था, उसको जीत लेगा। फिर 96 में ही कुतुबुद्दीन रणथंभौर का अभियान करेगा और उसको भी जीत लेगा। फिर 97 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात का अभियान करेगा, गुजरात की राजधानी जो थी सोलंकी वंश की अनहिलवाड़, वहाँ पर अटैक करेगा और बहुत धन संपदा लूटेगा। और इसी धन संपदा से बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दास इल्तुतमिश को भी खरीदा था। किस अभियान से? इस वाले अभियान से। तो
गुजरात अभियान से जो लूट उसने की उससे इल्तुतमिश को खरीदा, लेकिन गुजरात पर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इस समय गुजरात का शासक था भीम सेकंड, और भीम सेकंड एक शक्तिशाली शासक था, इसलिए डायरेक्ट या प्रत्यक्ष नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापित नहीं कर पाया। फिर 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चंदेल शासकों के खिलाफ अभियान करेगा। 1202 ईस्वी में चंदेल शासकों के खिलाफ अभियान करेगा, और इस समय जो चंदेल शासक मौजूद था उसका नाम था परमार्दी देव। परमार्दी देव कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हो जाएगा, और इसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर, अच्छा ये चंदेल वंश का जो शासन था ये ग्वालियर और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मिलाकर चंदेल वंश की डायनेस्टी थी या चंदेल डायनेस्टी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इस वंश का शासक था परमार्दी देव। परमार्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक पराजित करेगा और साथ ही साथ महोबा, कालिंजर और खजुराहो पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं 1204 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का एक दास जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो तुर्क जो भारत में तुर्क राज्य है उसका विस्तार पूर्व की तरफ करेगा। पूर्व का मतलब भारत के पूर्व में बिहार और बंगाल के क्षेत्र आते हैं, इसीलिए ये बख्तियार खिलजी क्या करेगा कि जो साम्राज्य होगा उसका पूर्व की तरफ विस्तार करेगा और बंगाल और बिहार को जीत लेगा। इस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन होता है, जो कि सेन वंश से संबंधित एक शासक था। बख्तियार खिलजी जब बंगाल और बिहार को जीतता है तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो वहाँ पर कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देता है, जिसमें ओदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा आते हैं। और बख्तियार खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना कुरूप व्यक्ति था कि उसे ना तो गजनी में कभी नौकरी मिली और ना दिल्ली में मिली, लेकिन वो बंगाल और बिहार में तुर्की राज्य का विस्तार करेगा। उसके पश्चात उधर मोहम्मद गोरी गजनी से खुरासान, या हम जिसे ईरान कहते हैं, ईरान में ख्वारिज्म शाह के खिलाफ अभियान करेगा 1205 ईस्वी में, और अंधखुद के युद्ध में वो ख्वारिज्म शाह से पराजित होगा। और पराजित होने के पश्चात उसका एशिया वाले उधर भाग से पश्चिमी एशिया से मन भर जाएगा, और उसका एकमात्र अब उद्देश्य क्या होगा, एकमात्र लक्ष्य बच जाएगा भारत, क्योंकि पश्चिम में वो पराजित हो गया था। और इसी क्रम में 1206 ईस्वी में पंजाब में खोखर जाति का विद्रोह हो जाता है, और इस विद्रोह का दमन करने के लिए मोहम्मद गोरी फिर भारत आएगा 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी जब भारत आएगा 1206 ईस्वी में तो इस विद्रोह का दमन करेगा, और इस विद्रोह का जब दमन करेगा तो यहाँ पर खोखर जाति के ये जो लोग होते हैं इनका व्यापक तौर पर कत्लेआम करेगा। इसी विद्रोह में मोहम्मद गोरी के साथ इल्तुतमिश भी होता है, और इल्तुतमिश के शौर्य प्रदर्शन को देखकर मोहम्मद गोरी बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और प्रसन्न हो जाता है। उसके पश्चात वो अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देता है कि आप इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करिए। देखिए, मोहम्मद गोरी का दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहते हैं। तो इसलिए मोहम्मद गोरी अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को ये आदेश देता है कि वो अपने दास को, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दास इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करे। तो इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो जाता है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो था ये अपने स्वामी से पहले ही दास्ता से मुक्त हो गया, यानी इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई, लेकिन महमूद गजनवी ने अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति नहीं प्रदान की थी। लेकिन जब खोखर अभियान वो करने आया और वो वापस जा रहा था खोखर अभियान करके, कौन, मोहम्मद गोरी, तो 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर वो अजान पढ़ रहा था या नमाज पढ़ रहा था शाम की नमाज पढ़ते वक्त दमियक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या किसने की, इस संदर्भ में भी बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी हत्या, सबसे पहले चंद्रवरदाई की बात कर लें, पृथ्वीराज रासो के रचयिता, उनके अनुसार मोहम्मद गोरी की हत्या गजनी में किसने की थी, पृथ्वीराज चौहान ने की थी। पहला वो कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि मोहम्मद गोरी की हत्या मुल्तान के करमाथी शियाओं ने की थी। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये खोखर जो जाति थी पंजाब की, इन्होंने की थी। तो हत्या के संदर्भ में भी विवाद है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो या मोहम्मद गोरी हो। तो ये हमने मृत्यु तक का मामला पढ़ लिया। आगे अगर हम देखें इनके कल्चरल अचीवमेंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले इसने विद्वानों को संरक्षण दिया, जैसे राजी नामक एक विद्वान था, इसने उसको संरक्षण दिया। इसी तरह भारत में जो एक आप देखते हो इक्ता सिस्टम, और ये क्या होता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, यानी दूरस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए एक इक्ता व्यवस्था लाया। और भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था लाने का श्रेय किसको जाता है,
मोहम्मद गोरी को जाता है, लेकिन भारत में इसे औपचारिक तौर पर स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो हम बाद में पढ़ेंगे इल्तुतमिश के चैप्टर में, लेकिन मोटे तौर पे हमें ये देखना है कि भारत में जो एकता व्यवस्था लाया था वो कौन लाया था? मोहम्मद गोरी लाया था। दूसरा इसने क्या दिया था? दूसरा जो भी विद्वान होते थे या स्कॉलर्स होते थे, हम देख चुके हैं, उनको ये संरक्षण देता था। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि राजी नामक एक विद्वान हुआ करता था जिसे इसने अपना दरबार में संरक्षण दे रखा था। तीसरी चीज़ कि अगर हम देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो आए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आए थे, वो भारत में मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे और गोरी में आकर अजमेर में उन्होंने अपना खानका बनाया और इसी के साथ सूफ़ी परंपरा का भारत में विकास होना शुरू हो गया, या चिश्ती सिलसिले का भारत में विकास होना शुरू हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें एकता सिस्टम के अलावा कि मोहम्मद गोरी से और भारत को क्या मिला, तो मोहम्मद गोरी के संदर्भ में मिन्हाज एक चीज़ और बताता है, अपने दासों के संदर्भ में उसके क्या विचार थे ये भी समझ लीजिए। मोहम्मद गोरी ये कहता था कि वो उसे खुदा ने खुशकिस्मत बनाया है कि उसके पास इतने, मतलब क्या आप कहोगे कि इतने बेहतरीन दास हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। और इसने बताया था कि खुदा ने उसे पुत्र के रूप में बहुत सारे दास दिए। तो इसका दास के संदर्भ में अलग कॉन्सेप्ट था और दासों के संदर्भ में भी इसकी बात आती है कि अपने दासों को बहुत महत्व प्रदान करता था। और बाद में हम देखेंगे मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात इसके दास इसकी सत्ता को बांटेंगे आपस में और नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो ये कुछ कल्चरल चीज़ें हो गई जो, अच्छा एक चीज़ और देखनी है, एक चीज़ और याद आ गई है कि ये कुछ सिक्के चलाता है और इसके सिक्के कैसे होंगे? इसके सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी, इसके सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी की आकृति होगी और दूसरी साइड लिखा होगा श्री मोहम्मद साम। श्री मोहम्मद या मुहम्मद जो इसकी उपाधि थी, इसका नाम लिखा होता था देवनागरी लिपि में मोहम्मद साम, देवनागरी लिपि में। तो श्री मोहम्मद साम देवनागरी लिपि में इसका नाम लिखा होता था इसके सिक्कों पर। तो ये बात आती है कि भारत में लक्ष्मी और नंदी वाले सिक्के किसने चलाए? तो मोहम्मद गोरी ने। और दिल्ली वाला सिक्का किसने चलाया था? महमूद गजनवी ने। ठीक है ना। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन गजनी एंड गोरी। भारत में जो तुर्कों के 2 चरणों में आक्रमण हुए उसमें अगर हम अंतर क्रिएट करने की कोशिश करें कि अंतर क्या था, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम विजयों के संदर्भ में या विक्ट्रीज़ के संदर्भ में बात कर लें, तो भारत में महमूद गजनवी कभी पराजित नहीं हुआ और जब भी वो आया उसने भारत में विजय हासिल कर ली। दूसरी साइड अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करें, तो मोहम्मद गोरी अपने जीवन काल में 3 बार पराजित हुआ था, जिसमें 2 बार भारत में पराजित हुआ। 2 बार किससे? एक बार 1178 में भीम सेकंड से या मूलराज सेकंड से, या फिर दूसरी बार किससे पराजित हुआ था? 1191 में तराइन के फर्स्ट बैटल में पराजित हो गया था। ठीक है। इसी के साथ वो अंधखुद के मैदान में ख्वारिज्म शाह से भी पराजित हुआ। तो 3 युद्ध में पराजित हुआ था। लेकिन जो मोहम्मद गोरी की सबसे बेहतरीन बात यह थी कि वो हर पराजय से कुछ सीखता था और जो भी कमज़ोरियाँ होती थी उनको दूर करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता था। दूसरी बात, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स के संदर्भ में देख लें कि इनके भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या थे, तो जहां महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत में हिंद की दौलत को लूटना था, वहीं पर मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य भारत में एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना या भारत में साम्राज्य विस्तार करना था। तो उद्देश्यों के संदर्भ में भी अंतर है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें कि दोनों ने ही भारत में विस्तार करने के लिए धर्म का सहारा लिया, इस्लाम का सहारा लिया, चाहे वो महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की हो या फिर आप मोहम्मद गोरी को बाद में देखेंगे। तो धर्म इन दोनों के भारत में विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब अगर हम एक निर्णय या कंक्लूज़न ड्रॉ करना चाहें कि क्या, अगर हम कंक्लूज़न एक ड्रॉ करना चाहें इन दोनों के आक्रमणों में, या कॉन्क्लूज़न SION, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट।
कॉन्क्लूजन या निष्कर्ष अगर हम समझना चाहें तो दोनों के आक्रमणों के पहली बात तो परिस्थितियां अलग अलग थीं, दूसरी बात दोनों के आक्रमणों के उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन जो दोनों के प्राथमिक लक्ष्य थे, चाहे वो महमूद गजनवी का लक्ष्य रहा हो हिंद की दौलत को लूटना या मोहम्मद गोरी का लक्ष्य रहा हो भारत में एक साम्राज्य का निर्माण करना, वो दोनों अपने अपने प्राथमिक लक्ष्य में पूर्ण सफल हो पाए। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया मोहम्मद गोरी। आज हमने जो पढ़ा वो विस्तार से पूरा समझ लिया है मोहम्मद गोरी के बारे में कि मोहम्मद गोरी के पहले पर्सनल इंट्रोडक्शन हम ले लिया, फिर हमने देखा कि उसके भारत पे आक्रमण के कारण क्या थे, फिर हमने देखा उसके प्रमुख अभियान कौन से थे, उसके बाद हमने उसकी मृत्यु देखी, फिर हमने कल्चरल अचीवमेंट्स या सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी, फिर हमने दोनों के आक्रमणों के संदर्भ में एक अंतर क्रिएट करने की कोशिश की कि दोनों के जो भारत पर आक्रमण थे क्या हम उसमें कुछ अंतर कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर समझ चुके हैं मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे कि भारतीय शासकों की जो पराजय हुई उसके प्रमुख कारण क्या थे। तो उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया हो और आपको लग रहा हो कि आपको फ़ायदा करेगा तो खुद पहली बात तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार।